उनके दिमाग में ही नहीं बैठता है। गर्मी के मौसम में आपका ये उत्साह बता रहा है। फिर एक बार साथियों, भदोही के चुनाव की चर्चा आज पूरे प्रदेश में हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, भदोही में ये टीएमसी कहां से आ गई? कांग्रेस का तो पहले से ही यूपी में कोई वजूद नहीं था। सपा भी मान चुकी है कि इस चुनाव में उसके लिए कुछ भी बचा नहीं है। सुपड़ा साफ हो गया है। इसलिए भदोही में ये सपा वाले मैदान छोड़ करके ही भाग गए। साथियों, भदोही में सपा कांग्रेस के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है। न्यूज में, टीवी पर आपने जरूर देखा होगा। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। टीएमसी राजनीति यानी राजनीति की मुख्य धारा वोट जिहाद के अलावा कुछ नहीं। टीएमसी राजनीति यानी हिंदुओं की हत्या, दलितों, आदिवासियों का उत्पीड़न। टीएमसी राजनीति यानी महिलाओं पर अत्याचार। मनीष शुक्ला जैसे कितने बीजेपी नेताओं की वहां हत्या हो गई और वहां टीएमसी के विधायक, आपको पता है क्या क्या बोलते हैं? टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी यूपी को इसी दिशा में लेकर जाना चाहती है। आप याद करिए, सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था। आतंकियों को
स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सिमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सिमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अब ये बंगाल से बुआ लाए और ये बुआ बउआ का खेल। और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है। कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान हैं। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा बबुआ अपनी बुआ को जरा पूछ तो लो। और गाली देने के बाद यहां यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? साथियों, टीएमसी सपा का वो कौन सी चीज है इनको जोड़ती है? तो उनको जोड़ने वाली एक ही चीज है, वो है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के ये ठेकेदार भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। इनके समय में अयोध्या की सड़कों और घाटों की क्या दशा हुआ करती थी। बनारस में घाटों और गलियों की क्या दशा होती थी। मुझे बताइए, ये दुर्दशा देख करके आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, आपको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? क्या सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते क्या? मंदिर बनने देते क्या? आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने है। जय श्री राम, जय श्री राम।
आपको अब रामलला जी टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? रामलला जब टेंट में थे, हम सबको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाइयों बहनों, ये बीजेपी ही है जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का गर्व करती है। ये बीजेपी ही है जिसने बनारस में बाबा का धाम संवारा है, और ये बीजेपी ही है जो मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनवा रही है। मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। साथियों, बीजेपी ने दिन रात मेहनत करके यूपी की छवि बदली है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस वे से हो रही है। यूपी में 6 एक्सप्रेस वे हैं, 5 नए और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। यहां भदोही में ही आप देखिए, बनारस से हंडिया तक 6 लेन बन चुका है। भदोही रिंग रोड फेज 2 का काम भी हो रहा है। मछली शहर से बनारस तक नेशनल हाईवे का काम हो रहा है। 2017 तक यूपी में केवल 7 एयरपोर्ट थे, आज यूपी में 17 एयरपोर्ट है। 17 और 3 एयरपोर्ट और बन रहे हैं। बनारस से देश विदेश के लिए इतनी फ्लाइट उड़ने लगी है। हमारे भदोही में रेलवे लाइंस भी अब डबल हो गई है। साथियों, भदोही हो और इस पूरे क्षेत्र ने पहली बार चारों तरफ विकास देखा है। विकास के इन कामों का फायदा यहां के किसानों को मिलेगा। इसका फायदा भदोही के कालीन उद्योग को मिलेगा। आपको पता होगा और गर्व भी होगा कि हमने जो नया संसद का भवन बनाया है ना, शानदार भवन बना है, वहां भी
ये हमारे भदोही की कालीन लगी है। भदोही की कालीन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वन वाली पुलिस में ऊपर रखा गया है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। आपका उत्साह पूरा हो जाए उसके बाद मैं बोलूंगा। साथियों, मैं सच में कहता हूं, जब रात को बिस्तर पे जाता हूं ना, तो मुझे दिन भर आप लोगों के चेहरे याद आते हैं। जो दिन भर मैंने देखा है, वो रात में एक के बाद एक घटना मेरे सामने, और मैं देखता हूं कितना प्यार, कितने आशीर्वाद, अबाल वृद्ध सभी, बच्चे बूढ़े, माताएं बहनें, भाइयों बहनों, ये ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं है। इतना प्यार, इतने आशीर्वाद मां विंध्यवासिनी की कृपा के बिना कैसे हो सकता है भाइयों। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि हम वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस पर जी जान से जुटे हैं। सपा सरकार में क्या था? सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथी सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। साथियों, सपा कांग्रेस जात पात के नाम पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का वोट लूट लेते थे। फायदा किसको होता था? ये जो वोट उठा करके ले जाते थे ना, मुट्ठी भर उन परिवारों को फायदा होता था। उनकी कोठियां बन गई, बड़े बड़े महल बन गए। उन्होंने किसी गरीब का मकान कभी नहीं बनाया, कभी किसान को कोई फायदा नहीं मिला। हमारी माताओं बहनों की चिंता पहले किसी सरकार ने की है क्या? गरीब की चिंता, गरीब का बेटा जब प्रधान सेवक बना, मेरे लिए सबसे बड़ा काम है गरीब को गरीबी से बाहर निकालना। भाइयों बहनों, मैं मां विंध्यवासिनी के चरणों में खड़ा हूं और मां विंध्यवासिनी की भूमि है, पवित्र भूमि है।
और उस पवित्र भूमि से कह रहा हूं, ये मोदी है जिसने अभी भी खुद का कोई घर नहीं बनाया है, खुद की रहने की अपनी कोई जगह नहीं है, चार दीवारें की भी मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने अपना घर तो नहीं बनाया, लेकिन गरीब मां का बेटा हूं ना, मैंने 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए घर बनाए। मोदी ने देश में 14 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। और जब मैंने पाइप से पानी पहुंचाया ना, मतलब वो एक सिर्फ पाइप नहीं है, मैंने उन माताओं बहनों की पीढ़ियों की मुसीबतों को खत्म किया है, तब जाकर के माताएं बहनें आशीर्वाद देती। यूपी के 2.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। हमने हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनवाए, और यूपी ने तो मुझे बताया कि मोदी जी हमारे लिए शौचालय नहीं, हमारे लिए तो इज्जत घर है। और बाद में तो मैं देश भर में कहने लगा कि इज्जत घर कहते हैं हमारे यूपी के लोग। मैं उनकी तकलीफ जानता था। उन्हें धुएं से आजाद करने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे किसान मोदी के आने के बाद अनाज पैदा करने लगे क्या? मोदी के आने पहले भी तो धान पैदा करते थे ना, अनाज पैदा करते थे ना। ये सोनिया जी की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी मेरे आने के पहले। उनको पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों को अनाज दे दो मुफ्त में। उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हम गरीबों को एक रत्ती भर भी अनाज नहीं दे सकते हैं, हम इतना बोझ नहीं वहन सकते हैं। वो गरीबी क्या जाने, ये जब आपका बेटा, आपका सेवक जो गरीबी को जी कर आया था, बैठा ना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंच रहा है। क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है कि गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल भी ये मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपए। मोदी के काम क्या है, ये आप सब जानते हैं ना। और इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूं, अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी मैं आपको गारंटी देने आया हूं। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं। और आप मेरा एक काम करेंगे, क्यों चुप हो गए? अभी तो बहुत नारेबाजी कर रहे थे। मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? अभी आप गांव-गांव जाते होंगे, अलग अलग मोहल्ले में जाते होंगे, दूर दूर इलाकों में जाते होंगे, कहीं पर भी
ऐसे परिवार आपकी नजर में आए जो अभी कच्चे घर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कोई परिवार ध्यान में आए जिसको नल से जल की योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप उनके नाम पते लिख करके मुझे भेज देना और उनको बता देना कि मोदी जी है, इन्हें हमको भेजा है। जब 4 जून के बाद मोदी जी नई सरकार बनाएंगे, उसके बाद जो घर बनेंगे, आपका घर पक्का है, उसमें बता देना। ये मोदी की गारंटी है, बता देना। और मेरे लिए तो आप तवज्जो दे रहा हूं तो इसके पीछे मैं अपनी ताकत लगा दूंगा। 3 करोड़ नए घर बनाऊंगा, 3 करोड़, कोई रह न जाए। भाइयों बहनों, मेरी एक और बड़ी इच्छा है और मैं इसके पीछे लग गया हूं। मेरी इच्छा है, जो सामान्य जीवन जीने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, ऐसी 3 करोड़ बहनों को, 3 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं आपकी भी एक चिंता कम करना चाहता हूं। बताऊं? आपकी एक चिंता कम करना चाहता हूं, बताऊं? आपकी इच्छा हो तो करूं, नहीं तो नहीं। बताऊं? देखिए, आजकल हर परिवार में बुजुर्ग माता पिता होते हैं, या दादा दादी होते हैं, या चाचा चाची होते हैं, या नाना नानी होते हैं। हर परिवार में 70 से ऊपर की आयु का कोई न कोई तो बुजुर्ग होते ही होते हैं। अब जो बेटा कमाता है या जो बेटी कमाती है, उसको अपने मां बाप की तो चिंता करनी होती है जो बुजुर्ग है, और अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है। और उसमें भी बुजुर्ग को 70 साल के बाद छोटी मोटी बीमारी तो आ ही जाती है, लेकिन मानो कोई बड़ी बीमारी आ गई तो वो बेटे बेटी जो कितनी मेहनत करे, न बच्चे संभाल पाते हैं, न माता पिता की सेवा कर पाते हैं। तो मैंने एक काम तय किया है, आपका बोझ कम करना। जो बेटे बेटी कमाते हैं और जिनके घर में 70 से ऊपर की आयु के लोग हैं, आपकी चिंता मुक्त करने के लिए मैंने तय किया है कि आपके परिवार में कोई भी, आपके इलाका का कोई भी, जो भी 70 साल के ऊपर का होगा, अगर वो बीमारी में है, तो अब उनके बेटे बेटी को इलाज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो आपका बेटा मोदी करेगा। आपके माता पिता की सेवा वैसे ही मैं करूंगा जैसे आप करते हैं। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी ये सब कैसे कर सकता है? मोदी ये सब कर सकता है आपके वोट की ताकत से। मोदी के साथ आपके वोट की मजबूती बनी हुई है। 25 मई को आपका वोट केवल मेरे अनन्य साथी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को, और जब आप वोट देंगे ना विनोद जी को, तो वोट सिर्फ उनको नहीं जाएगा, वो मेरे खाते में आ जाएगा।
तो विनोद जी को भारी मतों से जिताएंगे, विजयी बनाएंगे, एक कमल दिल्ली से भेजेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर के बताओ, करोगे? सबके सब बताइए, करोगे? अच्छा, ऐसा करना, यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।